कुछ चीज़ों का, हाउ टू रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्योंकि रेस्ट एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मुझे वही चाहिए होगा। बाकी सारे क्लासेस चलेगा अदर देन मी। तो भाई मैं ही नहीं रहूँगा, केमिस्ट्री का क्लास कौन लेगा? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इसका कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम ही इसका थ्योरी है, ठीक है। बट वेलोसिटी ऑफ RM मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, करेक्ट। और सिर्फ VM लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ, कुछ नहीं दिया हो मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। मतलब सिर्फ VR बोला गया है, मतलब क्या है इसका, किसके रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ मतलब। तो रेन का रियल वेलोसिटी क्या रहेगा? रेन का रियल वेलोसिटी जो मैन ऑब्जर्व करेगा वो रहेगा, या जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। समटाइम्स ऐसा फील किए हैं कि आप खड़े हैं तो रेन ऐसे आ रहा है बिल्कुल वर्टिकली, और चलना स्टार्ट की तो फेस पे आ रहा है, राइट। तो आप किसको देखकर अम्ब्रेला लगाते हैं? खुद को बचाना है ना। तो रेन अगर ऐसे आएगा तो अम्ब्रेला कैसे रहेगा? ऐसे या ऐसे रहेगा, राइट। इसका मतलब जो आप ऑब्जर्व करेंगे, किसको? रेन को। जो मैन ऑब्जर्व करेगा अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन के लिए ग्राउंड को बचाना है या खुद को बचाना है भीगने से? खुद को। इसका मतलब है कि अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन इसके अकॉर्डिंग रहेगा जो मैन ऑब्जर्व करेगा, राइट। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैन जो ऑब्जर्व करेगा, सपोज कीजिए कि ये है डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो अम्ब्रेला कैसा रहेगा भाई? ऐसे रहेगा, करेक्ट। मैन अपना ऐसे रखेगा अम्ब्रेला को, करेक्ट ना। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ऐसे है, तब अम्ब्रेला कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, करेक्ट है ना। इसका मतलब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों को ये होता है कि छाता रखना कैसे है। तो अम्ब्रेला रखना है अकॉर्डिंग टू जो मैन ऑब्जर्व करेगा, जो ग्राउंड ऑब्जर्व करेगा वो नहीं। ऐसा नहीं कि खुद भीग रहे हैं ग्राउंड को बचा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसके बदले क्या ये लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, VRM इक्वल टू क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VR माइनस, और यहाँ पे आज के बाद कुछ नहीं देंगे मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये हिडन रहता है डिफॉल्ट में, राइट। तो ये लिख लीजिएगा। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन रेन का रियल वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाएगा? फाइंड आउट द रियल वेलोसिटी ऑफ रेन, ग्राउंड का। मैन के दौड़ने से या खड़ा रहने से रेन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो तो मैन ऑब्जर्व करता है, बट रियल वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में रहेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्या होगा? सॉल्व कीजिए तो।
ये लिख सकते हैं। सॉरी, एक मिनट स्टूडेंट, रेन ऊपर नहीं जाएगा भाई, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जस्ट लाइक दिस। अब बनाइए। करेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? -10 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड, मतलब कितना? क्या मैंने सही लिखा? √2 का वैल्यू 1.414, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14, करेक्ट। और क्या पूछा जा सकता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या हम लोग tan थीटा यूज कर सकते हैं? tan थीटा के लिए क्या था? Vy बाई Vx। इसका बाई कंपोनेंट कितना? -10 और x कंपोनेंट? इसका मैं पूछ रहा हूँ। नहीं भाई, एक -10 बिकम्स व्हाट? +1, देन थीटा इक्वल टू, गलत। 0 से 360 में tan का वैल्यू 1 दो ही जगह होता है, 45 to 25, 45 एंड ये वेक्टर में पढ़े थे, करेक्ट है ना? यहाँ तक पहले लिखिए और आप लोग बस नोट करते रहिए। हो गया ना? तो एक कोई थ्योरी था या इट इज काइंड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी है। अब ऑब्जर्व करते हैं, यहां देखना है। रेन कैसे फॉल कर रहा था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। और मैन कैसे मूव कर रहा था? करेक्ट, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब कि रेन इसका मतलब कि अगर मैन खड़ा रहता, स्टैंडिंग, मूव नहीं करते रहता, तो मैन को रेन कैसे आते हुए नहीं जा रहा था? वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। लेकिन अब मैंने क्या पूछा कि अगर मैन मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैन को कैसे रेन आते हुए फील करेगा? तो ऐसे आते हुए फील करेगा या ऐसे आते हुए फील करेगा? ये नहीं फील करेगा। आपका जो आया है आंसर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो थर्ड क्वाड्रेंट तो ये है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, करेक्ट है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? और किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज। इसका मतलब है, इसको हटाएं डायग्राम को, क्या इसको पीछे लेके जा सकते हैं? किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट। अब चीज़ों को समझिएगा। ये एंगल कितना था? 225। तो क्या ये एंगल आप नहीं बता सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक 180, तो कितना हो जाएगा? ये एंगल 45। तो क्या ये एंगल बता सकते हैं? आमने सामने का एंगल सेम होता है, ये भी क्या रहेगा? 45 रहेगा, करेक्ट है ना? चलिए इसको हटाएं। तो मान लेते हैं कि कोई आपको बिल्कुल डायग्राम से पूछेगा कि डायग्राम दिखाना है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट।
ए क्या था एवरीवन, और ए क्या है, मैन, करेक्ट। और जनरली पूछा क्या जाता है आपके नीट के एग्जाम में, क्या पूछा जाए, यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट फॉर नीट मेडिकल के लिए। वो पूछा जाएगा कि अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बनाएगा। वो जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, वो क्या लेते हैं, वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वर्टिकल लाइन से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का एंगल कितना रहेगा। तो क्या ए एंगल हम लोग निकाल लिए 45, तो ए एंगल नहीं बता सकते हैं 45। तो क्या बोलना है कि वर्टिकल लाइन, कोई एक रेफरेंस लाइन देख लीजिएगा, तो ए एंगल कितना रहेगा 45 रहेगा, ये राइट। और यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल टू लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन आप प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, हाँ या ना। ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, ए और ए, और कौन सा वेक्टर उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में है, होना भी चाहिए, करेक्ट। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसको मैंने इस प्रॉब्लम, इसका मतलब इस प्रॉब्लम को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट फील करता हूँ या ज़्यादा इजी फील करता हूँ कार्टेशियन सिस्टम से। पहले मैंने कार्टेशियन सिस्टम से सॉल्व कर लिया, डायरेक्शन मिल गया, एंगल मिल गया, बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे डायग्राम से, ड्रॉ कर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि आप लोग जो न्यू स्टूडेंट है थर्ड लास्ट क्लास ऑफ काइनेमेटिक्स में है। ये कौन सा लेक्चर होगा, मोर देन 25, अच्छा 30 है, बहुत बड़ा टॉपिक था ये। हो गया ना, इसको हटाए। इसका मतलब है यहाँ देखिएगा एवरीवन, ए था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसी क्वेश्चन में अगर रहेगा कि अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा, तो अम्ब्रेला किसको बचाने के लिए था, अम्ब्रेला ऐसे रखेंगे इस क्वेश्चन में, करेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि मैन जो ऑब्जर्व करेगा उसके अकॉर्डिंग अपना अम्ब्रेला रखेगा, तो ऐसे अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन वर्टिकल लाइन से कितना एंगल पर रखेंगे तो अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन इस वर्टिकल लाइन से कितना डिग्री पर रहेगा 45, या इस वर्टिकल लाइन से भी कितना रहेगा 45 पे रहेगा। बट समटाइम्स इस वर्टिकल लाइन से इस वर्टिकल लाइन से अलग भी हो सकता है। ये 30 रहता तो एक, अच्छा हाँ सेम तो रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर पाएंगे, लिखिए रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड ए मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एज सोन इन फिगर। Rain is falling vertically and man is moving with velocity 6 meter per second as shown in figure. Find the angle at which the man should फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड ए मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एज सोन इन फिगर. Find the angle at which the man should hold his umbrella. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. To avoid getting wet. अब मैं डायग्राम बनाता हूँ. ये डायग्राम में दिया हुआ था.
और 10 मीटर। और अगर रेन का किसके रेस्पेक्ट में नहीं मेंशन किया हुआ, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट मानिएगा कि अगर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ तो अब मैन ऐसे मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग खुद से कोऑर्डिनेट सिस्टम मानिए, खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम जो डायग्राम में दिया हूँ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेलास। लास्ट लाइन ये था, फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे इस प्रॉब्लम को बनाना रहता तब मैं साइड में अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम माइंड में रख लेता सॉल्यूशन के टाइम पे, करेक्ट। उससे मेरे लिए थोड़ा आसानी रहता। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने में मेरे लिए आसानी हो जाएगा, 10 माइनस जे लिख देंगे, करेक्ट। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए क्या लिख देंगे, 6i। और निकालना क्या है, तो अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के अकॉर्डिंग। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ऐसे रहेगा तो अम्ब्रेला कैसे रखिएगा, ऐसे, जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, 10 माइनस जे, और मैन कितना है, -6i। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, थर्ड क्वाड्रेंट, कितना, इसका यहाँ, इसको यहाँ देखिएगा, ऐसे लिखने के बाद ना, यहाँ देखिए, इसको लिखने के बाद, ठीक है ना। अब कौन सा क्वाड्रेंट नजर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन थर्ड क्वाड्रेंट में है, करेक्ट है ना। क्या इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं एवरीवन, करेक्ट। मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा, √/-6 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 130। ओके, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो कार्टेशियन सिस्टम से मेरे सबसे कन्वीनियंट बात होता है कि डायरेक्शन, एटलीस्ट एरो का डायरेक्शन पता चल जाता है। और एक इसका डायरेक्शन था ग्राउंड, और एक क्या था, मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब है कि अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, करेक्ट है ना। तो आपको पूछा क्या गया है, ओरिएंटेशन, एक ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मैं एक और मेथड, चूँकि अब ए एंगल निकालिएगा तो आप थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो सकता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ए पता है, सपोज कीजिए ए पता है और ए पता है, तो क्या थीटा नहीं निकाल लेंगे, कैसे, यहाँ देखिए, tan थीटा इक्वल टू, अगर इसको थीटा मानते हैं या इसको अल्फा मान लीजिए, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6 3/5, देन अल्फा इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स। तो एग्जाम में आंसर इसका कैसे दीजिएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 एंड दिस इज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वर्टिकल डायरेक्शन, करेक्ट। ऐसे भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे अगर मेजर कीजिएगा पूरा एंगल, तो tan अल्फा इक्वल टू 3/5 का तो एंगल आपको वैल्यू पता रहेगा नहीं, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसको ऐसे आंसर दे सकते हैं, और एक्चुअली एग्जाम में ऐसे ही आंसर खोजता है इसमें, एग्जाम में आंसर जो ऑप्शन मिलेगा मोस्ट लाइकली ऐसे ही आंसर रहेगा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल पूछा जाता है। तो इसका अगर लैंग्वेज बनाकर आंसर देना होगा तो क्या बोलिएगा, व्हाट द ओरिएंटेशन ऑफ अम्ब्रेला
बोलना है अल्फा इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 3/5 एंड दिस इज एंगल विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन, करेक्ट। बन जाएगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। मैं समझ गया कहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। आप भी करेक्ट हैं। tan बीटा 10/6 मतलब 5/3, करेक्ट। बट यहाँ पे मैंने आंसर दिया वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल, आप आंसर क्या दीजिएगा? आप भी उतना ही करेक्ट रहेंगे जितना मैं करेक्ट हूँ। तो आप बोलिए कि बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/3 बट दिस द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल डायरेक्शन, मतलब रोड के साथ, ग्राउंड के साथ, करेक्ट। समझ में आ गया। बट मोस्टली आंसर का ऑप्शन यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन के साथ रहता है, तो जो आंसर पूछने का तरीका है मैं उस तरफ ज़्यादा आपको ध्यान लेके जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप जो निकाले होंगे उसमें tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx किए होंगे, तो वही नज़र आएगा। तो वहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आप निकालें tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx, Vy कितना -10, बोला कीजिएगा भाई 5/3। तो इस फार्मूला में जो आपको थीटा मिला है वो थीटा 180 से बड़ा है, यहाँ से मेजर करते हैं, राइट, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि ये है मेरा बीटा, एग्री ना। तो थीटा इक्वल टू 180 प्लस बीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? तो tan थीटा इक्वल टू tan 180 प्लस बीटा, और 180 प्लस बीटा इक्वल टू क्या, tan बीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना। 180 प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा? तो ए वैल्यू कितना है 5/3, तो tan बीटा इक्वल टू व्हाट, तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/3। एक मिनट, बीटा तो निकल गया आपका, बीटा निकल गया ना। तो आपने अपने तरीके से आंसर निकाल दिया। बट सर अगर ऑप्शन में इस टाइप का रहेगा जहाँ पे एग्जैक्ट एंगल मुझे नहीं पता है, अब मुझे ये एंगल बताना है, इतना तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। बोलिए हाँ। देन अल्फा इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस, देन tan अल्फा इक्वल टू tan 90 माइनस बीटा, और tan 90 माइनस बीटा cot बीटा हो जाएगा, राइट। और tan बीटा कितना है 5/3, तो cot बीटा कितना हो जाएगा 3/5, 3/5। तो क्या यहाँ से अल्फा बता सकते हैं उस मेथड से भी? तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, किसी को प्रॉब्लम? लिख लीजिए, ठीक है। जो भी बोर्ड पे लिखते हैं उसको लिखिए, वो भी आपका मेथड बनते जा रहा है, और आप लोग बस बिना समझे हुए लिखिए। डे 1 में आप ये सोच चलिए कि ये लोग भी उसी लेवल पे थे, ऐसा मत नहीं है। डे 1 में सब कुछ पढ़ के थोड़े आए थे, एक एक बात बोला हूँ, वो वीडियो लेक्चर में देखा, समझ में आता होगा। कोई कोई बात तो मैं कम से कम तो 20 बार बोला होगा। स्लोप क्या होता है, तो मेरा स्लोप का वीडियो देखिएगा, तो लाइन का स्लोप क्या होता है उसी का हाफ एन आवर बोलते जा रहे हैं। इसको हटाया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ए मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व दैट rain falling vertically, a man moving with 5 meter per second observe that rain falling vertically downward at the rate of 10 meter per second, at the rate of 10 meter per second, correct।
एक मिनट, ये जो दिया हूँ कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या मैन ऑब्जर्व किया? लैंग्वेज पढ़िए। मैन चलते हुए ऑब्जर्व किया, मैन, यस। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। Find speed and direction of rain with respect to ground. Yes, a man moving with 5 meter per second as shown in figure, वो भी लिख लीजिएगा, as shown in figure, observe that rain falling vertically downward at the rate of 10 meter per second. Find the speed and direction of rain. Find the speed and direction of rain with respect to ground. With respect to ground. चलिए, डायग्राम ए है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हो? ए डायग्राम में था 5 मीटर पर सेकेंड, और ए जो दिया हुआ था वो किसके रेस्पेक्ट में? मैन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ था। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कितना था? पर सेकेंड। निकालना क्या है? ये निकालना है। तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मान लीजिए, ऐसे ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। कार्टेशियन सिस्टम सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व इट, ट्राई कीजिए। मैग्नीट्यूड कितना है? वेरी गुड। और एंगल देखें, और एंगल डायग्राम बनाइए, थोड़ा डायग्राम बनाइए। तो जैसे मैं ट्रायंगल का डायग्राम बनाता हूँ, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, देखिए तो इतना लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन दे दिया अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या ए लिख सकते हैं? बट यहाँ देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इतना आसान तो था भाई, यही तो लिखना है। आपको चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए, और आर के बाद कुछ नहीं, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इक्वल टू क्या लिखिएगा? वी एम प्लस वी आर एम। इसको इस तरफ लेके चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, ये सही है जो मैंने लिखा। ये वैल्यू आपको नहीं पता है कितना है? 5i। अरे वैल्यू कितना है? -10j। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब एक्चुअल वेलोसिटी जो था रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ऐसे था। कैसे था? तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव, मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा? वेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, चाहेंगे तो यहाँ पे ही बिना पैरेलली शिफ्ट किए हुए, ए है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ट्रायंगल बनाने के लिए क्या ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं एवरीवन? सही है।
ट्रायंगल तो बनाना था। और यहाँ देखिएगा, क्या ए एंगल निकाल सकते हैं? ए एंगल अल्फ़ा, ए एंगल निकालेंगे तो थोड़ा मुझे वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल बताने में आसानी होगा, क्योंकि जनरली कौन सा डायरेक्शन से एंगल बताया रहता है? इस टाइप का प्रॉब्लम है वर्टिकल डायरेक्शन से। तो ए अल्फ़ा, तो ए भी कितना रहेगा? अल्फ़ा। क्या आप tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस नहीं लिख सकते हैं? ये वैल्यू आपको पता है मैग्नीट्यूड किसी भी ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ए कितना था? 5, और ए कितना था? 10, मतलब कितना? हाफ। देन अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स हाफ। बट ए एंगल भी तो देखिए, हम लोग सिर्फ ए एंगल बताए हैं। कौन सा एंगल? ए एंगल, करेक्ट। बट आप लोग हो सकता है कि वेक्टर वाला का फार्मूला रटे हुए हैं। यहाँ देखिए tan थीटा, तो बोलिए मेरे साथ, tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना? -2। यहाँ पे ही कन्फ्यूजन हो रहा है ना। चलिए, आपको नहीं था कि आपने ए एंगल बता दिया? कौन सा एंगल बताए हैं? ये इस फार्मूला से जो एंगल निकालते हैं, मैंने आंसर में अपना मेरा आंसर बताने, देखिए मेरा आंसर बताने का अपना तरीका था। मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बता दिया। आपने जो एंगल निकाला, बोलिए सर मैंने ये एंगल निकाला, करेक्ट। tan थीटा इक्वल टू -2, बट वो थीटा क्या था? वो था 270 डिग्री से ज़्यादा, करेक्ट। इसको बीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। मतलब आप चाहते हैं कि सर इसी फार्मूला से मैं वो आंसर ले आऊँ, लेकिन अगर आंसर में वर्टिकल डायरेक्शन से दिया हुआ है एंगल, तो उस टाइम पे ऐसे आंसर देना सही रहेगा? नहीं रहेगा। जो उनका ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो मैच करेंगे, या अपना ऑप्शन बनाएंगे? उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मैं आपके अकॉर्डिंग ही काम कर लेता हूँ। थीटा प्लस बीटा इक्वल टू, ये तो पता है ना कि हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट तक एंगल के लिए जाना पड़ेगा, राइट। थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 360 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू 360 माइनस बीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बोलिए। tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan 360 माइनस बीटा, और tan 360 माइनस बीटा होता है -tan बीटा। ये तो याद है, ये सब पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये तो पक्का याद है। ये था एडवांस में, क्लास 10th में। तो देखिए वहाँ पे पढ़े तो कितना काम आ गया, राइट। -tan बीटा, और यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे? तो tan बीटा इक्वल टू 2 हो गया, बोलिए हाँ। और अल्फा प्लस बीटा 90 लिख सकते हैं? मुझे अल्फा बताना था, क्या बताना था? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट? तो अल्फा इक्वल टू व्हाट? 90 माइनस बीटा। फिर से tan ले लीजिए। tan अल्फा इक्वल टू व्हाट? tan 90 माइनस बीटा, और ये कितना हो जाएगा? cot बीटा। और tan बीटा कितना है वहाँ देखिए? 2, तो cot बीटा 1/2 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स। आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं लगता कि इसमें इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, वर्टिकल से ट्रायंगल बना लीजिए। कभी तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टरिज्म का भी लाभ उठाएंगे, तो दिस इज द राइट टाइम। देखिए भाई, सब कुछ यहाँ बना रहे हैं तो दोनों सोचने का तरीका थोड़ा बढ़ जाएगा। हो गया? अच्छा, ये कैसे हुआ? स्टूडेंट इसको वेक्टर फॉलो कीजिएगा। अभी मैं कितना भी कोशिश कर लूँगा, तो वहाँ पे वेक्टर में जब आगे बढ़ेंगे ना, आफ्टर 6 लेक्चर, तो एक टॉपिक आएगा, पढ़ाया सब कुछ गया हुआ है, और उस चीज़ को मैं दोबारा आप सारे ग्रुप को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले मैं 2 आवर पढ़ाऊँगा। तो उसका रहेगा हेडिंग कंपोनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया हुआ है।
बट फिर भी इस क्लास में इन कराने से पहले, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लास से पहले मैं इन सब चीज़ों को आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसलिए अभी के लिए बस आप लिखिए। हालांकि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है कि बिना समझे हुए लिखना है, नहीं तो अगर आप इस क्लास में अभी नहीं बैठना चाहते हैं तो काउंट करके फिंगर पे 3 क्लास के बाद मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसको हटाएं, हो जाएगा। चलिए इसको हटा रहा हूँ। आप लोग को लगेगा 2 मंथ पक्का लगेगा। बहुत अच्छे से अगर सीरियसली अगर कोवर्क करते रहेंगे तो मिनिमम 2 मंथ एंड 2.5 मंथ लगना चाहिए, तब जाकर आप इनके पैर ला सकते हैं। उसे भी बहुत सीरियसली अगर फॉलो करते रहेंगे तो। और वीक में मैं आपको, आप लोग के ग्रुप को स्पेशल एक दिन टाइम दे दूंगा, जितना भी वीक में देखते हैं जो डाउट रहेगा डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन लोगों के ग्रुप को बहुत पढ़ाया गया है भाई। आप ऐसे मोटा मोटी जोड़ लीजिए कि वीक में 5 क्लास चलता था फिजिक्स का। वीक में 3 क्लास मैं लेता था, अभी मैं 1 क्लास इस वीक से कम कर दिया हूँ। कल नहीं क्लास था ना, अब सिर्फ सैटरडे को, लेकिन सैटरडे का कम इसलिए किए हैं कि सैटरडे के सारे लोग अटेंडेंस में आइएगा, सब लोग ज्वाइन कीजिएगा स्कूल का क्लास जो रहता है फिजिक्स का। मतलब मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए मेरे बोलने पे, आपको बेनिफिटेड रहेंगे। यहाँ देखिए, ए स्टैंडिंग मैन, ये बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से बनाना पड़ेगा। ए स्टैंडिंग मैन observe that rain falling with velocity 20 meter per second at an angle of 30 degree. A standing man observed that rain falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with vertical as shown in figure. फिर से क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। ए स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व दैट रेन फॉलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल। अच्छा, स्टैंडिंग मैन जो ऑब्जर्व करेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। अगर मैन सिर्फ रेस्ट में है तो ग्राउंड बोले या मैन बोले, बात एक हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच the man should move so that rain appear to fall. Find the velocity with which the man should move so that rain appear to fall vertically to him. Find the velocity with which the man should move so that rain appear to fall vertically to him. A second question. Now if he further increases his speed, rain again appear to fall at 30 degree with vertical. Find his new velocity. और डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ देखिए।
ए डायग्राम दिया हुआ था, ए था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक डायग्राम में दिया हुआ है, क्योंकि वर्टिकल में कन्फ्यूजन है ना कि ऐसे या ऐसे। सिर्फ अगर ये बोल के दिया जाए तो कुछ तो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 डिग्री विथ वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब इधर भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है। दैट्स वाई ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। दिस इज द स्टैंडिंग मैन जो ऑब्जर्व करेगा वही तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रहेगा। अब उस ये दिया हुआ है और इसके साथ क्या मेंशन किया हुआ है, यस इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। सो दैट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे फॉल उसको ऑब्जर्व हो, मैन को कैसा फॉल हो, वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व कीजिए जो लोग पढ़े हुए हैं। मतलब 2 प्रॉब्लम था मोमेंटम के लिए, ये बढ़िया प्रॉब्लम है। अब इस क्लास में एक काम कर सकते हैं कि आप लोग अभी 1 या 2 क्लास के लिए, जो फिजिक्स का मेरा क्लास है उसमें तब तक मेकअप क्लास करते रहिए घर पे बैठ के, या यहाँ पे ही आते हैं तो कुछ टाइम उसमें और कोपअप होगा, क्योंकि ऐसे भी एक क्लास में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटर है कि उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ कीजिए। लेकिन 2 से 3 क्लास के बाद मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, बट न्यू टॉपिक से पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा वेक्टर का, जो यहाँ पे जब हम फंस रहे हैं ना वो बार बार आएगा। अब क्लास में आए हैं तो इसको कीजिए, इसको देखिए। थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होइए तो पढ़ना पड़ेगा, घबराइए लेकिन नहीं, यहाँ से बहुत टफ रहना पड़ेगा। मैं 1 मंथ अपने केमिस्ट्री के क्लास में आते रहा और जाते रहा, कुछ भी समझ में नहीं आता था। उतना नहीं तो आप लोग क्लास छोड़ दीजिएगा। और जिस कोचिंग नहीं, मैं जिस टीचर का नाम ले रहा हूँ ना, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर डी के सी, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। मैं पूरा इंडिया के बेस्ट ऑर्गेनिक टीचर से पढ़ा हुआ हूँ, लीजेंड। मतलब हिंदी टर्म नहीं यूज़ करते थे, फ्लुएंट अमेरिकन टोन था उनका। यूएस से वो तो इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर से पीएचडी किए हुए थे, आईएससी बेंगलोर। इंडिया में तो एक ही तो है रिसर्च का। उसके बाद पीडीएफ किए हुए थे यूएस से, नोबेल प्राइज़ विनर के अंदर काम किए हुए थे। बट फिर भी करते रहा, क्योंकि सब लोग बोला था कि इनसे ऑर्गेनिक पढ़ लो तो आईटी हो जाएगा, और सही था। फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट किए डे 1 से, लाइन बाय लाइन। अभी एक बार जब माइंड ओपन हो जाता है ना, कॉन्सेप्ट गेन करना शुरू करते हैं, तब समझ आता अच्छा यहाँ पे टीचर ने कितना कुछ पढ़ा दिए हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए तो नहीं दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ ना, मैग्नीट्यूड वी मान लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपको समझ में आया? यहाँ देखिएगा, पहले इसको भी मान लेते हैं ड्यू टू टाइम कांस्टेंट। यहाँ देखिए, मैं आपके सामने 3 डायग्राम बना रहा हूँ, करेक्ट। एक डायग्राम में जब मैन रेस्ट में है, किस में है? रेस्ट में है, तो वो ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था। दूसरे डायग्राम में जब मैन किस में? मोशन में। यहाँ देखिएगा,
निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैं डायरेक्शन तो मुझे भी नहीं पता है, वेलोसिटी का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। तो डायरेक्शन मुझे पता है कि इधर जाएगा मैन, लेकिन ये पता है कि मैन मोशन में है, बट ये नहीं पता है कि टुवार्ड्स राइट जाएगा टुवार्ड्स लेफ्ट जाएगा। आप लोग खुद से क्या मान लिए हैं, जब पता ही नहीं तो कैसे मान लेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए बोले हैं, तो जब नहीं पता है तो उसी में तो डायरेक्शन था। वेलोसिटी ऑफ मैन निकालने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों चीज़ ना। जैसे सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ, मोशन, बट जब मोशन में है तो उसको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया कि किस मोशन में मतलब किस वेलोसिटी से मूव करेगा, टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट। दैट्स वाई उसको क्या ऑब्जर्व हो, रेन का वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड। अब फिर अगेन सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, और मैन मूव करते जा रहा है, राइट। पता नहीं कभी आप दौड़ना स्टार्ट किए, तो दौड़ना स्टार्ट किया रेन से बचने के लिए, तो पहले ऐसे था इस तरीके से, फिर बिल्कुल वर्टिकल, और फिर और ज़्यादा स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया तो पता चल रहा है कि पीछे आकर रेन गिर रहा है। तो सेकेंड डायग्राम में क्या था कि अगेन 30 डिग्री, राइट, रेन का किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है तो अगेन 30 तो यही बनेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 डिग्री से ये है, अब मैन मूव कर रहा है और अगेन इसको 30 डिग्री ऑब्जर्व हो रहा है, तो क्या ये वाला ऑब्जर्व होगा, तो अगेन 30 डिग्री कैसे ऑब्जर्व होगा, डैम श्योर ऐसे ऑब्जर्व होगा। कैसे ऑब्जर्व होगा, इस तरीके से, करेक्ट ना। दोबारा ये ऑब्जर्व होने के लिए उसको रेस्ट में आना पड़ेगा, ये ऑब्जर्व होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू। तो लॉजिक तो यही बोलता है कि अगेन 30 डिग्री होने का मतलब है कि सेम लाइन से ऐसे हो रहेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। 3 डायग्राम बना, करेक्ट। पहला में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे था, और फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे था जब मैन रेस्ट में था, मैन मोशन में था तो ऐसे हुआ, अगेन मैन मोशन में है तो क्या है, ऐसे है। तो इस डायग्राम के लिए और इस डायग्राम के लिए हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया डायग्राम, लेकिन ये मुझे नहीं पता है कि मैन टुवार्ड्स राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, वो निकालना है, करेक्ट। क्वेश्चन ए है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करें, तीनों डायग्राम बनाइए। दिस इज फॉर क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज फॉर क्वेश्चन सेकेंड। देखिए इस फिगर के लिए, फिगर सेकेंड के लिए मैं सॉल्व करता हूं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का ए मान लेते हैं भी, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका मान लेते हैं यू, करेक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू ए लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, और इसको आप ए लिख सकते हैं। डायरेक्शन तो पता है इस केस में क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट। इक्वल टू ए क्या लिखिएगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको पता है कैसे था, 30 डिग्री, करेक्ट। 21 क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बता सकते हैं, कितना रहेगा। इसका बे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ए एंगल, तो किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना है 20, तो इसका एक्स कंपोनेंट, किसका एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट 20 कॉस कितना लिखें, हाउ मच। भाई कैसे काम चलेगा, आप कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हैं,
ए कॉस थीटा वाला, राइट, सेम फार्मूला। तो ए एंगल लेंगे ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिए बोले थे, करेक्ट। यहाँ पे एक फार्मूला डेवलप जो किए थे, ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसमें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पकड़ते थे, निगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल कितना रहेगा 120 ना, देन मिलते हैं -10 होना चाहिए, करेक्ट। अब बाई कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का बाई कंपोनेंट हाउ मच। आप कौन सा एंगल पकड़िएगा, ये एंगल। तो कॉस कितना लिखेंगे 150 पॉजिटिव वाई, कौन सा वाई, नेगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई। शॉर्ट नोट्स बनाइए भाई, कैसे काम चलेगा। इतना दिन से बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स का सारा फॉर्मूला एकदम यहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ पे मैंने क्या बोला है। कॉस 150 का वैल्यू कितना, -√3/2। कॉस 150 के लिए क्या लिखिएगा 180 - 30, और 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 30 लिख सकते हैं इसके बदले -10√3, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बदले क्या ये लिखेंगे -10i, इसको एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, -10i और -10√3j, अब प्लस यहाँ देखिए सही है। मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ले लिया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इतना तो डैम श्योर है कि मैन तो रोड पे ही चलेगा, ग्राउंड पे चलेगा तो उसका बाइक कंपोनेंट नहीं रहेगा। और मैंने आई दे दिया, तो आपको लग रहा होगा सर आपने तो आई दिया, इसका मतलब पॉजिटिव राइटवर्ड डायरेक्शन। मैं यहाँ पर अलजेब्रा रखा, अगर इसका निगेटिव आ जाएगा मतलब मूविंग अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट है ना। अब यहाँ देखिएगा हाउ मेनी अननोन, दो कौन सा, v और VMX, v और VMX। अगर v और VMX अगर आपको बता दें तो आपका काम चल जाएगा। बट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट के लिए मैं भी ए लिख रहा हूँ, इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, बिकॉज मैन का बाई कंपोनेंट 0 रहेगा ऑलवेज। मैन का इस क्वेश्चन में बाई कंपोनेंट क्या रहेगा, मैन भाई फ्लाई करते हुए अम्ब्रेला नहीं पकड़े रहेगा, वो रोड पे चलेगा। तो रोड का डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लिए हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट ये नहीं पता है कि टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब टुवार्ड्स राइट, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब टुवार्ड्स लेफ्ट। इसके अंदर ही मैंने रख लिया अलजेब्रा, करेक्ट। चलिए यहाँ देखिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखिएगा, इसलिए क्लास में बैठने के लिए बोले हैं। ठीक है, आज के बाद यहाँ देखिए AXI + AYJ इक्वल टू, अगर BXI + BYJ होता है इस, तो हम लोग क्या करते हैं I के कोफिशिएंट को I के कोफिशिएंट के साथ, अगर बीच में इक्वल है तो I का कोफिशिएंट I के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, ये रूल है वेक्टर का। और J का कोफिशिएंट इतना तो समझ है। तो यहाँ पे I का कोफिशिएंट कितना है और यहाँ पे I का कोफिशिएंट 0, तो -10 + VMX इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से VMX निकल गया 10। दिस इज द क्वालिटी ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो इसका यहाँ याद रखिएगा, और ये क्या था कंपोनेंट ना, क्या है प्लस, मतलब मैन किधर मूव करना स्टार्ट किया है टुवार्ड्स राइट, करेक्ट। ये समझे मैंने क्या किया, रिवीजन कीजिएगा तो याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या किया। मैंने क्या किया है, बी इक्वेट द आई कोफिशिएंट ऑफ आई विथ कोफिशिएंट ऑफ आई, यहाँ के आई का कोफिशिएंट को यहाँ के आई का कोफिशिएंट, तो यहाँ तो आई था नहीं मतलब उसका कोफिशिएंट क्या मान लेंगे 0, और जे के कोफिशिएंट को जे के साथ इक्वेट करते हैं, करेक्ट। ये रूल है, अगर बीच में बराबर का साइन है तो इक्वल का साइन है। जे का कोफिशिएंट इस तरफ कितना है -10√3, और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -v, जे है यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं -v इक्वल टू -10√3, तो v इक्वल टू कितना 10√3, करेक्ट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था,
विथ व्हाट वेलोसिटी मैन शुड मूव, तो बात स्पीड नहीं बोले थे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, मैन शुड मूव विथ स्पीड हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट, लेफ्ट नहीं जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया है। चलिए, तो मैंने अब आपको हिंट दे दिया, तो उस हिंट से क्या फिगर सेकंड क्वेश्चन में बना पाएंगे भाई, सेम मेथड। और इस क्वेश्चन में हम लोग ये भी निकाल लिए कि जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है, 10√3। फिर से ट्राई कीजिए सेकंड क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिखिए, इस क्वेश्चन को घर पे जाकर दोबारा बनाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ये मैं HCB का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो HCB का पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉल्व प्रॉब्लम एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट मैं इनका सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी सॉल्यूशन से जा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, इसलिए लिख लीजिएगा HCB का क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे जो मतलब प्रश्न में जो स्टोरी टाइप कर दिया है वहाँ पे बोला है कि आदमी छतरी को फेंक कर दौड़ने लगा। मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने के लिए HCB का स्टोरी बना दिए हैं, तो वहाँ पे लिख लीजिएगा HCB का क्वेश्चन नंबर 18 था, सॉल्व एग्जाम्पल का। इसको हटाएं। तो इससे पहले का जो 2 प्रॉब्लम था वो था नीट का लेवल का, अरे परफेक्टली JEE का लेवल का। ठीक है, ट्राई करें क्वेश्चन, ट्राई कीजिए भाई, एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, सेकेंड क्वेश्चन का तो आंसर है, बाकी लोग को सॉल्व करने दीजिए। क्या सेकेंड क्वेश्चन दोबारा ऐसे मान लिया जाए, मान सकते हैं ना। और सेकेंड क्वेश्चन में रेन कैसे आ रहा है, मैन क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे एंगल कैसे, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं भी। ये कौन सा क्वाड्रेंट में, बट है तो फर्स्ट में, आप बोल रहे हैं फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट, क्यों नहीं, क्वाड्रेंट निकालने के लिए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं और उसके टेल को ओरिजिन पे लाते हैं, फिर जिस क्वाड्रेंट में जाएगा वही उसका ओरिजिनल क्वाड्रेंट होता है। तो लुक्स लाइक फर्स्ट बट एक्चुअली इट इज बिलोंग टू, ये सब सिखाया हूँ तुम्हें। ओके, मतलब सब कुछ हम लोग वहाँ का बात यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। वेक्टर इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वेक्टर एंड मैथ। एक कुछ ऐसा है कि ट्रांसलेशन सीखना है तो ABCD पहले सीखना पड़ेगा। ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं, एवरीवन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आपके लिए मोटिवेशनल रहेगा, बाद में 2 मिनट के बाद सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। मैट्रिक में मैं अपने स्कूल टॉपर था, अब मैट्रिक में टॉप कर गए तो सोचिए आप कितना अप्लाई कीजिएगा। और गांव में रहते थे, एक्चुअली 10th तक मैं, लेकिन गांव में रहकर भी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मैं 8th क्लास से IIT का नाम सुन रहा था।
सब लोग बोलते थे मैथ गॉड का ब्लेसिंग था कि मेरे पूरे ख़ानदान ने पिछले 50 साल तक कोई मैथ नहीं पढ़ा था, साइंस पढ़ा ही नहीं था। फादर साइकोलॉजी पढ़े थे तो माइंड बहुत रीड करते हैं मतलब ऐसे मजाक मजाक में, बट ही इज़ सो काइंड। लाइफ में 3 ही बार मार ही खाए हैं उनसे। पिटाई जो हुआ है ना वो अभी तक याद किया, ओनली 3 टाइम्स। उसमें भी एक बार कंचा खेलने के लिए, बाद में पता चला कि HC ब्राउन का प्रॉब्लम बन गया। एक प्रॉब्लम है HCV का कि ऐसे इंडिया फेमस इंडियन विलेज गेम दैट इज ऑल गोली, जो रहता है कांच का, शीशा का, ग्लास का। नहीं तो उसका मैं बहुत ट्रेंड था, मतलब बहुत खेला हूँ तो बहुत लंबा स्टोरी है। तो एक्चुअल में जब मैट्रिक में भाई डिस्ट्रिक्ट में 3rd आ जाइएगा और स्कूल में, तो टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं तो आएगा लाइफ का। 8th क्लास तक कोई लाइफ नहीं था, बस जानते थे हाँ मैथ ठीक रखना है। 9th से टर्निंग पॉइंट था और किसी ने बहुत अच्छे से गाइड किया और एक टीचर बहुत बढ़िया मिल गया 9th क्लास का, विजेंदर सर। वो डबल एमएससी थे, मैथ में भी और केमिस्ट्री में भी। तो केमिस्ट्री तो उनसे मैं नहीं लिया, मैथ ले लिया। और मोटिवेशन है कि देखिए घर में ऐसा नहीं है कि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, तो अभी भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं बट भाई आपके पास गांव में खेत है तो वहाँ जानते हैं कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी सुखाड़ आ जाएगा, राइट। कभी पानी हुआ, कभी नहीं हुआ, तो पैसा तो उगलेगा नहीं। और आप ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं तो खेती है बट वो चीज़ नहीं रहेगा ना, तो समटाइम्स इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा। मतलब इसको मैं आप पर्सनली मत लीजिएगा कि आपका सिंपैथी लेने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक दैट तो 9th क्लास में मैं सर से डायरेक्टली जाके बोल दिया। मतलब देखा कि मुझे 8th क्लास तक ट्यूशन नहीं लिया था, बट मुझे लग रहा कि नहीं सही टाइम पे अब मुझे चाहिए। एडवांस मैथ खुद से नहीं हो पाएगा, जनरल मैथ हो जाएगा। मुझे IIT के लिए अगर जाना है तो मैथ में मैंने अपना 70% टाइम, 75% टाइम 9th में सिर्फ मैथ बनाया हूँ। और 9th क्लास और 10th क्लास में मैं अल्टीमेट हार्ड वर्क किया। तो वहाँ पे ठंडा बहुत पड़ता है, कुहासा, फॉग। तो 4 बजे सुबह उठ जाते थे और सर 6 बजे उठते थे, टाउन में पढ़ाते थे, तो उनको उठने से पहले मैं जाके बैठ जाता था। और मैं 3 महीना लेट से गया उनके पास 9th में। देखा कि आप खुद से हो जाए, खुद से नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्या कीजिएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, अंदर से डरते रहिएगा मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा। फैमिली को देखिएगा, फैमिली कैसे आगे बढ़ेगा, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत रिच फैमिली नहीं है। और प्लस फिर से अगर लगता है कि नहीं आपको गांव में अगर अपने फैमिली को एक अच्छा स्टेटस देना है, वापस रिस्पेक्ट देना है, तो अगर आप अच्छा करिएगा तो सब रिस्पेक्ट पेरेंट्स का करेगा। यही होता है ना, लॉजिक है, सोशल सोसाइटी है। आप कुछ हैं तो आपको रिस्पेक्ट होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। एक दिन मैं शाम में उनके घर पे पहुंच गया टाउन में और बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे आपसे पढ़ना है मैथ। उनके पास बाकी बच्चे जाते थे हाई स्कूल का, तो बोला ठीक है पढ़ो, बाकी लोग तो आते हैं वहाँ जाओ। हम सर पढ़ेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। पैसा देंगे नहीं है नहीं, मतलब प्रॉब्लम मैंने सारा शेयर कर दिया। तो बोले कि ठीक है एक काम करो, तुम आना लेकिन किसी को बोलना मत। उसके पीछे 2 रीज़न है। अगर मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, मान ली मैं भी हर साल कुछ ना कुछ बच्चे को ऐसे पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर किसी को बोल दूँगा कि देखिए मैं इनको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो दूसरे ग्रुप में उसको बड़ा ख़राब लगेगा। एक बात तो ये है, और दूसरा बात अगर बोल दिया कि मैं पैसा नहीं देता तो बाकी भी बच्चे नहीं देंगे 2 रीज़न था। तो मैं बोला सर ठीक है सर, लेकिन मैं आप 1 मंथ में, मैं 3 मंथ में जो पढ़ाए हैं वो मैं कंपनसेट कर लूँगा। मैंने इतना हार्ड वर्क किया। लास्ट में आफ्टर 5 मंथ होते होते सर किसी दिन नहीं रहते थे, उनका एडवांस क्लास मैं लेता था, वहाँ से ही टीचिंग शुरू हो गया है। जितना मैं अपने आप को इम्प्रूव किया तो ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ कि बहुत बढ़िया से चल गया गाड़ी। मैं इतना उसको टाइम खुश हुआ, तो सुबह सुबह पहुँचता था 6 बजे, एकदम मफलर वगैरह लगा कर चलता है ना, वहाँ टोपी नहीं मफलर चलता है बिहार में, बड़ा अल्टीमेट वाला अलग लाइफ स्टाइल चल रहा है। अब एकदम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी 4 बजे उठकर माँ अपना 1 कप चाय दे दिए और निकल गए। एक अलग धुन सवार हो गया था। सुबह 4 बजे और शाम में 6-7 बजे आते थे। 2 साल तक लोग को देखा ही नहीं गांव में कि मैं गांव में हूँ, मतलब हाई स्कूल कहीं और था। और सर सुबह उठते थे, ब्रश करते थे, मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ, सर देख लीजिए तो ठीक है। कभी कभी वो भी इरिटेट हो जाते थे कि यार उठ के कभी फ्रेश तो होने दो। लास्ट में आफ्टर 8 मंथ पता चला कि वो मेरे रिलेटिव हैं। सबसे खराब तब लगा मैंने सारा इमोशन सर के साथ शेयर कर दिया, और बाद में पता चला कि वो मेरे अपने ही रिलेटिव हैं क्लोज का। कोई बात नहीं है। फिर इतना अच्छा बॉन्डिंग हुआ टीचर के साथ, देखिए बॉन्डिंग कि उसके बाद क्या हुआ, समटाइम्स अगर मुझे लेट होता, कभी कभी सर का क्लास बड़ा खींच जाता था और 10:30 से
क्लास है हाई स्कूल में, और जिस हाई स्कूल में मैं पढ़ता था उसी हाई स्कूल के वो मैथ के टीचर हैं। तो समटाइम्स सेम थाली में साथ में खाना खिलाते थे, और वो गाना भी तबला वाला बजाते थे, गाना गाते थे, और वो अपने साइकिल से मैं अपने साथ में जा रहे हैं, वो गाना सुनाते हुए जा रहे हैं। इतना बढ़िया फीलिंग लगा। अल्टीमेट मेंटर क्या होता है, तो बहुत मोटिवेशन। इसलिए समटाइम्स होता है ना कि लोग बोलते हैं नहीं कमी है, नहीं पढ़ना है, वो ठीक है, उस टाइम पे झेलना पड़ेगा आपको, बहुत सारा माइंडसेट, बहुत मानसिक तनाव से गुजरिएगा, पर अगर बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो कहीं पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम सर ने बोला कि तुम्हारा मैथ अच्छा है और पढ़ा के अच्छा लगा कि तुम एक अलग क्वालिटी का स्टूडेंट हो, मोटिवेशन क्या चीज़ होता है, तो बोले तुम IIT कर सकते हो, IIT की ट्राई करना पटना जाकर 10th के बाद। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। बट वही हुआ, मैट्रिक में टॉप कर गया स्कूल में, बड़ा अच्छा था, ग्रामर वगैरह सब ठीक कर लिए थे, ग्रामर, संस्कृत शास्त्र, व्याकरण, 3 होता है ना, इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, संस्कृत में संस्कृत शास्त्र बोलते हैं, और हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो इतना खुश हो गए कि 3 मंथ तक गए ही नहीं पटना, पता ही नहीं था। वहाँ पहुँचे तो 4 महीने लेट हो गया, जस्ट लाइक यू। नहीं आइडिया था कि जाकर करना क्या है। कोई बात नहीं, लेट हो गया, फिर से जर्नी स्टार्ट, वही 0 लेवल से स्टार्ट हुआ, फिर से मैं क्या किया, 5 महीना लेट हुआ, बट अगर लगे रहे तो फिर से डेवलप हो जाएगा। बट आज के डेट में बच्चे क्या होता है ना कि थोड़ा सा में घबरा जाते हैं, भाई ये 10th नहीं है 11th है, बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो आप अभी भी जब जहाँ से स्टार्ट किए वही से 0 लेवल है, वहाँ से स्टार्ट किए, धीरे धीरे लाहे लाहे हो जाएगा। इसलिए उसमें फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल बात नहीं है। यू हैव सफिशिएंट टाइम इन हैंड। अगर आपको भगवान एक एवरेज ऑन एन एवरेज दिमाग दिए हैं, हार्ड वर्क कीजिएगा, मुझे पकड़ लीजिएगा, अब मैं हेल्प करूँगा आपको। चलिए, तो यहाँ से ये डायग्राम है स्टूडेंट। तो एक काम करते, डायग्राम तो ये है, इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना माने हैं, भी माने हैं, मैग्नीट्यूड भी माना हो, राइट। और इसका हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए यहाँ पे क्या मान लिए हैं, सेम क्वेश्चन चल रहा है ना। तो आप ये लिख सकते फिर से सेम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, करेक्ट। तो यहाँ के इसके लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का x कंपोनेंट और प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का y कंपोनेंट j, हाँ या ना, लिख सकते हैं, इक्वल टू व्हाट, और 1 मिनट यहाँ देखिएगा, मैन के ऑब्जर्व करने से क्या रेन का चेंज हुआ है, मैन ने ऑब्जर्व किया ना, ग्राउंड तो नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी भी डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ए एंगल कितना 30 डिग्री है, करेक्ट। और इसका दिया हुआ था ना, इसका दिया हुआ है, इसका एक्स कंपोनेंट अभी आपने निकाला है, कितना था एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट -10 था, राइट। तो क्या इसके लिए हम लिख सकते हैं -10i, इसका y कंपोनेंट कितना था -10 रूट, ये मैंने किसके बदले लिखा, इसको कार्टेशियन सिस्टम में, करेक्ट, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टू आई। देखिए तो कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, सही है, करेक्ट है। इसका x कंपोनेंट, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी माने हैं तो इसका x कंपोनेंट क्या बोलिएगा, ये 60 ना, राइट। तो क्या लिखेंगे, v cos 60, v cos v/2, ये मैग्नीट्यूड है, राइट। तो v cos v/2 i दिस वन, इसका y कंपोनेंट के लिए क्या लीजिएगा, ए एंगल ना। अगर आप ए cos का यूज करना चाहते हैं तब क्या लिखिएगा, v cos 150 और cos 150 हाउ मच, -√3/2 -√3/2, तो कितना हो जाएगा -v√3/2 j इक्वल टू माइनस, अब आई को आई के साथ कर दीजिए, तो -10 अब -vmx, कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा। जी अभी सही है, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। आई
और -10√3j। अब फिर से सेम सिचुएशन, i को i के साथ इक्वेट कीजिए और j को j के साथ। दो अननोन है, दो इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा। अननोन क्या है, v और vmx। तो v/2, यहाँ देखिए v/2 के लिए क्या लिख सकते हैं, -10 माइनस vmx, ठीक है ना। बट यहाँ से सॉल्व होगा तो इसका इस कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं, हाउ मच, -v√3/2 इक्वल टू वाट, -10√3। √3 कैंसिल और माइनस माइनस बिकम प्लस, v इक्वल टू कितना, इसका मतलब है। और v क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का अब मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड माना है ना, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आना भी चाहिए था। और v निकल गया तो इस v को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो a निकल जाएगा। तो v कितना है एवरीवन, 20/2 इक्वल टू -10 माइनस vmx। कितना हो जाएगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है। कहाँ पे, कहाँ पे, -10, क्या कि ये वैल्यू मुझे लगता है प्लस आना चाहिए। पॉजिटिव 10, हम्म? पॉजिटिव 10 फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड दिस वन, तो यहाँ प्लस रहेगा, नहीं भाई ये निगेटिव रहेगा। मिस्टेक कहाँ पे हो गया है, तो वहाँ पे वो 10 वहाँ पे 10√3 कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया है, क्योंकि साइन का मिस्टेक है ये। तो इतना यहाँ से कितना आ जाएगा, तो vmx इक्वल टू वाट, -20। बट मुझे लगता है कि +20 ही रहना चाहिए, मुझे लगता है +20, कहीं पे कुछ मिस्टेक है। एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड में। ये 30, ये कितना 60, तो ये रहेगा, मुझे चेक करने दीजिए, v/2 इसका बाई कंपोनेंट रहेगा cos 150 मतलब -cos 30 माइनस v√3/2। और इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन का x कंपोनेंट का वैल्यू कितना आया था एवरीवन पिछले क्वेश्चन में, -10, और y कंपोनेंट 10√3। ओके, द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और इसके लिए क्या लिखेंगे, v/2 और माइनस v/2i माइनस v√3/2j। ओह भाई, जो ए यहाँ पे था राइट में था ना, ये क्या था, इसको उल्टा कर दिए थे,
मेरा मिस्टेक कहाँ पे हुआ देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। अब वी आर एम क्या था, दिस वन वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। वी आर का मतलब कितना लिखेंगे, माइनस 10i, अब माइनस 10√3j, अब माइनस वी एम एक्स आई, और इसके बदले क्या लिखेंगे, बोले फर्स्ट v/2i, अब माइनस v√3y जे। ओके, अब आई को आएगा -10 अब माइनस वी एम एक्स आई, अब माइनस 10√3 जे, v/2i माइनस v√3 जे। अब जे को जे के साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस v√3/2 इक्वल टू माइनस 10√3, तो √3 कैंसिल, v इक्वल टू आ गया +20, और उसके बाद v/2 इक्वल टू -10 माइनस वी एम एक्स। फिर से तो वही आ गया ना, कितना आया, -20 मीटर। साइन का फर्क है, आंसर है साइन का क्यों फर्क आ गया, साइन प्लस आना चाहिए था, पिछले क्वेश्चन में तो साइन प्लस ही है ना। वी आर एम वी आर माइनस वी एम, वी एम के लिए एच सी में आंसर क्या है देखिए, तो डायरेक्शन का तो यहाँ पे किलोमीटर में डायरेक्शन तो कुछ दिया हुआ होगा ना, ये अलग क्वेश्चन नहीं, फाइंड द ये क्वेश्चन अलग है। इसमें एक ही पार्ट है। ओके, इस क्वेश्चन का एक्चुअली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि यही करेक्ट आंसर हो, बट मुझे पता नहीं कि अंदर से इंट्यूशन आ रहा, ऐसा लग रहा है कि इसका प्लस आंसर आना चाहिए, बट सॉल्यूशन तो सही है। ये लिख लीजिए अभी के लिए, ठीक है, बट मैं दोबारा एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। कहीं पे तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, अरे क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 डिग्री ये भी है, और मैन का वेलोसिटी, इसका मतलब मैन टुवार्ड्स लेफ्ट मूव करेगा कितना से, 20 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। नहीं, आई डोंट नो कि आंसर क्या है, बट आंसर तो यहाँ पे मेरे माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, वी एक्स प्लस 20 मीटर पर सेकंड ही है अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम सेकंड क्वेश्चन के लिए वी आर इक्वल टू, ठीक है, और वी एम के लिए
आप लोग एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा तो घर पे क्या आता है। साइन का सिर्फ फर्क लग रहा है, एक बार मैं भी देख लूँगा। तो देखिए नेक्स्ट क्लास रहेगा वो सेकेंड लास्ट क्लास रहेगा, मतलब कल। अब कल हम लोग हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसमें कम से कम तो 2 क्लास लगेगा। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो एक काम कीजिए, डू वन थिंग, कि कल का क्लास आप लोग घर पे ही रहिए, क्योंकि ऐसा भी समझ में नहीं आएगा। बगल वाला फ्री रहता है, तो बैठ के सब लोग आके बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मिल जाएगा नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास में बैठिएगा तो समझ में तो आएगा नहीं।